नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की फिर एक वीडियो वायरल होने लगी है दोस्तों। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर कर्नाटक में भारत जोड़ो और गुजरात के अंदर युवा परिवर्तन यात्रा ने मचा रखी है धूम। वहीं पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे पार्टी कार्यकर्ता, करने वाले थे विश्लेषण, लेकिन पूरे दफ्तर के नेताओं ने कर दिया कांग्रेस पार्टी का समर्थन, ज्वाइन कर ली कांग्रेस। बताएंगे दोस्तों किस राज्य से ये जबरदस्त मामला सामने आया है, इसके अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे के बाद भारतीय जनता पार्टी की गुजरात गौरव यात्रा के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला दोस्तों, जिसे लोग अपने अपने तरीके से शेयर करते हुए भाजपा से जमकर मजे ले रहे हैं। बताएंगे आपको क्या हुआ है ऐसा। और एक और बड़ी खबर की तरफ चलेंगे, जिसमें बीजेपी के विधायक ने भगवानों को लेकर दिया है आपत्तिजनक बयान। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लेकर की टिप्पणी, कहा नोटबंदी मामले में हम करेंगे समीक्षा। कोर्ट अपनी लक्ष्मण रेखा जानता है, आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है दोस्तों। सरकार के साथ में कैसी चल रही है टसल, इसके बारे में बताएंगे पूरी अपडेट। वहीं दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की गुजरात के अंदर युवा कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा से कर्नाटक और गुजरात कांग्रेस को और ज्यादा बूम मिलेगा, और ज्यादा बूस्ट मिलेगा कैंपेन को, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। वही दोस्तों जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जयराम रमेश ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और राजनीतिक केंद्रीयकरण के खिलाफ मुद्दा उठा रही है। उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार भारत जोड़ो यात्रा से ही करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा फोकस लोगों तक पहुंचना है, लेकिन ये यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जमीन बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि चुनावी यात्रा ये जरूर नहीं है, लेकिन इस यात्रा से हमको फायदा जरूर पहुंचेगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की एक के बाद एक दिन कोई ना कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ का कारण बन जाती है। एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है दोस्तों, जहाँ पर राहुल गांधी अपनी पदयात्रा कर रहे थे और इस दौरान अचानक से 3 बहनें राहुल गांधी के पास पहुंचती हैं और उनसे रुकने के लिए कहती हैं, और रोककर राहुल गांधी की आरती उतारी जाती है दोस्तों। और इस तरीके से लोगों का जबरदस्त जन समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के लिए आने वाले दिनों की राजनीति की एक झलक है दोस्तों। और आने वाले दिनों के अंदर ये मामले और ज्यादा सामने आएंगे, और राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ उनका अपना कद भी नए उफान पर पहुंच रहा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की युवा परिवर्तन यात्रा और कर्नाटक के अंदर भारत जोड़ो यात्रा दोनों के दोनों अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्रचंड हवा बना रहे हैं। आपको बता दें कि युवा परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर बहुत पहले से निकाल रखी है दोस्तों, और इनका लक्ष्य है कि 8 वचनों को लोगों के बीच में पहुंचाना है। इसके लिए बड़ी बड़ी बाइक रैली निकाली जा रही है, लोगों का समर्थन जुटाया जा रहा है और गुजरात में परिवर्तन की एक तरीके से अलग जगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण देते हुए कांग्रेस पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर बीजेपी के लोगों को सचेत रहने के लिए कहा था, वही ये सबसे बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट है जो धीरे धीरे लोगों के बीच में अपनी पहुंच बनाता जा रहा है। एक और बड़ी खबर की माने तो आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर या यूं कहिए पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आप को कांग्रेस पार्टी का विकल्प बताने लगते हैं दोस्तों। और ऐसे में अभी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा दफ्तर के अंदर पार्टी कार्यकर्ता और नेता एकजुट हुए थे आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के स्ट्रेटजी पर चर्चा करने के लिए। लेकिन कुछ घंटे के बाद ही अजीब सा नजारा देखने को मिला। ये पार्टी के कार्यकर्ता सब कुछ डिस्कशन के बाद जब मीडिया से बात करने पहुंचते हैं दोस्तों, तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में आम आदमी पार्टी की बात करना तो दूर की बात, ये लोग कांग्रेस पार्टी की बात करने लगते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता को समर्थन देने की बातें करने लगते हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा देते हैं। और पूरा का पूरा दफ्तर उसी समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक अद्भुत नजारा था, जहां पर स्ट्रेटजी आम आदमी पार्टी की तय होने वाली थी, लेकिन दफ्तर ही कांग्रेस पार्टी की गुणगान गाने लगा। और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी दमदार उम्मीदवार उतारे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर अपने पूर्व सांसद को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री जयप्रकाश को मैदान में उतारा गया है। साथ साथ जयप्रकाश को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं पर आदमपुर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विप्लव देव, सुधा यादव, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर के साथ साथ मनोज तिवारी जैसे कई सारे और नेताओं को कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का नया रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल एक लेख लिखा गया जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पिछले 1 महीने से सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी के लिए भी काफी अहम है। 1 महीने के बाद विरोधी दल हो या फिर आलोचक हो, सभी के सभी राहुल गांधी के मेहनत और जज्बे को मानने लगे हैं। सियासत में लगभग 1.5 दशक बिताने के बाद भी राहुल गांधी पर उनके आलोचक लगातार गंभीर नहीं होने का आरोप लगाते थे, कहते थे कि वो राजनीति जरूर करते
हैं लेकिन नॉन सीरियस नेता की तरह काम करते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की 1 महीने से चल रही भारत जोड़ो यात्रा के बाद दोस्तों ऐसे आलोचकों का मुंह बंद हो गया है। एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आदिवासी समाज से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के नेता अनंत पटेल ने एक नया ही मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। यानी अनंत पटेल पर हुए हमले के बाद से जिस तरीके से आदिवासी समुदाय अपने अपने तरीके से सामने आकर अपने नेता अनंत पटेल का समर्थन कर रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है दोस्तों। गुजरात की राजनीति में किसी नेता को लेकर इस तरीके का जन सैलाब, इस तरीके का समर्थन बहुत कम ही देखने को मिलता है। और अनंत पटेल वैसे कांग्रेस पार्टी के नेता है जिनके समर्थन में लगभग आदिवासी समुदाय पूरी तरीके से खड़ा हो गया है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि 182 विधानसभा की सीटों में से 27 विधानसभा की सीटें तो मात्र एसटी समुदाय के लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई है और इन सीटों में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीत कर आई थी। और अगर अनंत पटेल पर हुए हमले और उसमें भाजपा नेता के पकड़े जाने के बाद ट्राइबल लोग अपना विरोध जाहिर करेंगे तो कहीं न कहीं इन सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार का जीत पाना काफी मुश्किल होगा। और आप लोग जानते हैं कि 2017 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ज्यादा सीटों का अंतर था नहीं। अगर इन जिलों के अंदर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं तो भाजपा के हाथ से 27 साल पुरानी सरकार भी जा सकती है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के युवा परिवर्तन रैली के बाद अपनी यात्रा निकाली है जिसका नाम बीजेपी ने गौरव यात्रा रखा है। और ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारका गुजरात पहुंची है जहां पर लोगों को संबोधित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया दोस्तों। और इस दौरान बड़ी बात ये रही कि मंच से बीजेपी के नेता बड़े बड़े भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देने का काम हमारी सरकार ने किया, हमने राज्य के विकास के लिए वो किया, ये किया, इस तरीके से बड़े बड़े दावे गिनवाए जा रहे थे। लेकिन जब बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे कि 24 घंटे बिजली दिया है उसी वक्त दोस्तों बिजली कट गया और उस मंडप के अंदर चल रहे सारे पंखे बंद हो गए दोस्तों। जिसके बाद लोगों को समझ में आने लगा है कि ये तो सफेद झूठ बोला जा रहा है, बल्कि लोग समझ गए हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती। 24 घंटे बिजली देने का वादा भी एक ढकोसला ही निकला है। वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि महाकाल मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन पहुंचे थे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे दोस्तों। ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा के समय बाहर बिठाया गया और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह के अंदर पूजा कर रहे हैं जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे बैठे हुए हैं, काफी दूर में बैठे हुए हैं। जिसके बाद लोगों ने 2 तस्वीरें शेयर की है, एक प्रधानमंत्री मोदी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की और दूसरी तस्वीर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के साथ महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा कर रहे हैं और महादेव की पूजा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी की मदद भी कर रहे हैं दोस्तों। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के कितने करीबी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें गर्भगृह तक आने का पूरा मौका मिलता था, राहुल गांधी के साथ में पूजा करने का मौका मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैमरे से भी उनको दूर बिठाया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या यही सम्मान की बात करके कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बीजेपी के लोग चुनाव से पहले ये दावा करते हैं कि हिंदू खतरे में है। कई सारे भाजपा नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। लेकिन उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के विधायक ने ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिससे कहा जा सकता है कि भाजपा के विधायक के बयान से हिंदू भावनाएं आहत हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बीजेपी के विधायक बंशीधर भगत एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। देवी सरस्वती से लेकर देवी शक्ति यानी दुर्गा और लक्ष्मी जी के बारे में भी अपशब्द कहा गया है दोस्तों। यानी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता हुआ बीजेपी का विधायक भाषण दे रहा था दोस्तों। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। इसके बावजूद अभी तक बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की है और लीगल कार्रवाई तो अभी तक ही सुनने में नहीं आ रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाजपा के लोग जो चुनाव से पहले हिंदू खतरे में होने की बातें करते हैं शायद उनको अपने विधायकों को कंट्रोल में करना चाहिए, उसके बाद खतरा अपने आप टल सकता है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो जानते हैं लक्ष्मण रेखा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में टसल अभी भी जारी है दोस्तों। नोटबंदी के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार चैलेंज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हुए मोदी सरकार के नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने के लिए कहा गया था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड होने के कारण कई बार दखल देने से मना किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अलग ही तेवर में नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बेंच बुलाई थी दोस्तों। संविधान बेंच की ओर से एक बड़ा टिप्पणी सामने आया है। संविधान बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि वो सरकार के नीतिगत फैसले की न्यायिक समीक्षा को लेकर अपनी लक्ष्मण रेखा जानती है, लेकिन 2016 के नोटबंदी के फैसले की पड़ताल अवश्य करेगा सुप्रीम कोर्ट, ताकि ये पता चल सके कि मामला केवल अकादमिक कवायद तो नहीं था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस वी वी नागरत्ना की पीठ ने 58 याचिकाओं पर विचार करने का फैसला लिया है दोस्तों, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि ये एक पॉलिसी मैटर है, यानी नोटबंदी का फैसला लेना सरकार का पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी मैटर में कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। बात कोर्ट
ये कह रहा है कि हमारी क्या लक्ष्मण रेखा है, हमें पता है कि किसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता और कहां कर सकता है। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल पूछा है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि जो सवाल उन्हें रेफर किए गए हैं उनका वह जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल का परीक्षण करेगा। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होने वाली है दोस्तों। लेकिन एक बात तय है कि नोटबंदी के मामले को लेकर सरकार ये जरूर कह रही है कि ये पॉलिसी मैटर है दोस्तों, लेकिन हकीकत ये है कि इससे जनता काफी ज्यादा प्रभावित रही है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे कैसे इंटरवीन करता है। वहीं पर महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट के अंदर उपचुनाव होने वाले दोस्तों, और यहीं से तय होगा कि शिवसेना का असली गुट कौन सा है, शिंदे गुट या उद्धव ठाकरे गुट। दोनों को चुनाव चिन्ह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दे दिया है और अब शिंदे गुट को बीजेपी का समर्थन है, वहीं पर उद्धव ठाकरे गुट को भी कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन किया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे से फोन पर बात करते हुए सोनिया गांधी ने अंधेरी ईस्ट में होने वाले चुनाव में अपना समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया है। और अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी बड़ी जानकारी आई है दोस्तों। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को अंधेरी ईस्ट में अपना समर्थन दिया है, जबकि AIMIM के लीडर भी अपनी सिंपैथी जाहिर कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट वर्सेस उद्धव ठाकरे, NCP, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIMIM, CPI, सभी लोग एकजुट होने वाले हैं दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से अधिक समय से रह रहे लोग आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा ने इस संबंध में मंगलवार को एक आदेश जारी किया है। डिप्टी कमिश्नर ने इस आदेश को जारी करते हुए पूरी डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है, समीकरण को बिगाड़ने के लिए कोशिशें की जा रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल पर प्रतिक्रिया दी गई है दोस्तों। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके का अलग सिटीजनशिप नहीं है और यही बड़ा कारण है कि जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में देश के अन्य कोने से लोग जा रहे हैं और 1 साल से ज्यादा समय से अगर रह रहे हैं तो आसानी से वोट भी कर पाएंगे। इस फैसले से कहीं न कहीं NC और PDP को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को भी इससे फायदा पहुंचेगा दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि आज पहली बार ऐसा लगा कि बिना सूरज के सवेरा हुआ है। मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं दोस्तों। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मामले में केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर जब सवाल ये खड़ा हुआ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पर लिखा गया था कि राम मंदिर मसले के बाद कोई भी मुद्दा देश के अंदर नहीं लिया जाएगा, यानी 1947 से पहले जिस धार्मिक स्थल का जो स्टेटस है वही स्टेटस बना रहेगा, कि किसी मामले पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला उठने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एबॉलिश करने की बातें कही जा रही है। और अगर ये एक्ट एबॉलिश हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों देश के अंदर और भी कई हजार विवाद सामने आ सकते हैं, क्योंकि कई सारे पूजा स्थलों को लेकर आपस में विवाद रहता है। और अगर ये एक्ट हट जाएगा तो लगभग देश के हर कोने से इस तरीके के विवाद सामने आ सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी को तगड़ा सबक दिया गया है दोस्तों। बीजेपी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा और कवि कुमार विश्वास पर दर्ज FIR को रद्द कर दी गई है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को झटका दिया गया है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने दिल्ली के भाजपा के नेता तजिंदर सिंह बग्गा और मशहूर कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है। बुधवार को कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। वहीं पर गुजरात में बीजेपी हार रही है, इसलिए हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बयान दिया है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उनका चरित्र सबके सामने आ गया है। इनके सांसद एक बहुत बड़े समाज को आतंकित कर रहे हैं। केंद्र की सरकार के सांसद और मंत्री हेट स्पीच देते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है गुजरात चुनाव में अपने आप को पिछड़ा हुआ देखने के बाद। तब आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। और अब प्रियंका गांधी 14 तारीख यानी कल से हिमाचल प्रदेश के अंदर विशाल रैली को संबोधित करती नजर आएंगी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक नया बूम देखने को मिलेगा दोस्तों। जिस तरीके से गुजरात के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा संभाल रखा है, लोकल लीडरशिप ने ही अपने अपने तरीके से माहौल बनाने का पूरा काम कर लिया है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस भी अपने अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन अब प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने से माहौल और ज्यादा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश प्रियंका गांधी का सबसे फेवरेट राज्य है दोस्तों। वहाँ पर उनका घर भी है और ऐसे में बहुत ज्यादा कैंपेनिंग अब हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। बताएंगे आपको प्रियंका गांधी और क्या कुछ फैसला ले पाती है। एक और बड़ी अपडेट ये है कि ललन टॉप जो न्यूज पोर्टल है दोस्तों, वहाँ पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता को ललन टॉप का पत्रकार बताकर गुजरात भेजा गया था और वहाँ पर जनता का मूड नापने की कोशिश, भापने की कोशिश की जा रही थी। और इस दौरान दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कराया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का माहौल है। और आप लोग जानते हैं कि क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की पहले कार्यकर्ता थी और अब न्यूज पोर्टल का नाम बताकर अपने आप को मीडिया कर्मी बताकर पेश किया गया और माहौल बनाने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी के पक्ष
महाराष्ट्र में, गुजरात के अंदर। और इसका जैसे ही खुलासा हुआ उसके बाद इस पोर्टल के मालिक कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ ने कहा कि लल्लन टॉप पर क्या नया आ रहा है, ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने वो सारे ट्वीट दिखाए हैं जिसमें इस पोर्टल के मालिक ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणियां की थी एक तरीके से, और राहुल गांधी से नफरत दिखाई थी। 2015 से लेकर 2022 तक के सारे ट्वीट को छाना गया है दोस्तों, और निकाला गया है कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से नफरत करने वाले ये लोग अपने आप को एक निष्पक्ष पत्रकार बता रहे हैं, और इसका सोशल मीडिया पर लोग जवाब भी दे रहे हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर कई सारे स्क्रीनशॉट साझा किए हैं 2015, 2017 से जुड़े हुए दोस्तों। वहाँ पर राहुल गांधी की किस तरीके से पूर्वाग्रह के तहत आलोचना की गई थी, इसका पूरा खुलासा हुआ है, और यहाँ तक कि अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे पत्रकारों के बारे में, तथाकथित पत्रकारों के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहाँ पर शिक्षा भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड टीएमसी का विधायक ईडी ने कहा कि मोबाइल में DDRK के नंबर संदिग्ध है। 58,000 भर्तियों में रिश्वत ली गई थी। तृणमूल कांग्रेस के लिए ये बड़ी और बुरी खबर सामने आई है दोस्तों। वहीं पर BCCI चुनाव पर सियासत गर्मा गई है। टीएमसी ने बीजेपी नेताओं पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। कहा जब जय शाह का दूसरा टर्म हो सकता है तो सौरव गांगुली का क्यों नहीं हो सकता। दरअसल BCCI के अध्यक्ष के तौर पर सौरव गांगुली काम कर रहे थे, और देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह BCCI के सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन BCCI के सचिव का टेन्योर बढ़ा दिया गया है, यानी अगले और कुछ सालों के लिए जय शाह सचिव बने रहेंगे। लेकिन जो BCCI के अध्यक्ष पद था उस पर सौरव गांगुली को बदल दिया गया है दोस्तों, उनकी जगह किसी और को बनाया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठेगा। एक और बड़ी खबर ये है कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी समर्थक ने दलित महिला को 15 दिनों तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। मारपीट से एक गर्भवती महिला का गर्भपात भी हुआ था। और अब ये जो खबर सामने आई थी दोस्तों, उसमें बीजेपी का एंगल भी निकलकर सामने आया है। आप लोग क्या कुछ कहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल, जो अपने तेज तर्रार काम करने के लिए जानी जाती है, यानी उन्होंने कई बार कई सारे लोगों को शोषण से मुक्त कराया है, खासकर बच्चे और महिलाओं को। और ऐसे में दोस्तों दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल को रेप की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि एक और बड़ी अपडेट यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवत मान सरकार ने पाकिस्तान से बिजनेस शुरू करने का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने पाकिस्तान प्रेम बताया, कांग्रेस पार्टी ने भी निशाना साधा। भाजपा के नेता पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक तरफ केजरीवाल दावा करते हैं कि वो कट्टर देशभक्त हैं, लेकिन असल में वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हिंदुओं को गाली देने से लेकर पाकिस्तान परस्ती तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस की नकल कर रही है। आम आदमी पार्टी अब PPP पाकिस्तान परस्त पार्टी बन गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है दोस्तों, और पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, तो बॉर्डर के इलाके में रहने वाले लोगों को फायदा मिलता है जब पाकिस्तान और भारत का ट्रेड होता है, क्योंकि वहाँ से ट्रक गुजरती है और तरह तरह के रोजगार उत्पन्न होते हैं। और कहीं न कहीं इसी तरीके से लोगों ने एक संगठन बनाकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर दबाव बनाया होगा कि इस तरीके का बयान दीजिए, ट्रेड शुरू करवाइए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें गुजरात में करी आते हैं, उसके बाद अब इस तरीके का पंजाब में भगवत मान का बयान तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली में तंबाकू उत्पाद की बिक्री से रोक हटा दिया है, बैन हटा दिया है। सालों से तंबाकू कारोबार में लगे लोगों ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया और 2015 से लेकर 2021 के बीच में अधिसूचना जो जारी की गई थी, उन सभी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली में तंबाकू से संबंधित उत्पादकों को बनाने और बेचने पर लगा प्रतिबंध भी हट जाएगा। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि कई लोगों की इकोनॉमी, उनका एम्प्लॉयमेंट इससे जुड़ा रहता है, लेकिन दूसरी ओर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। तो दो तरीके के विरोधाभास हैं जिन पर क्या स्टैंड होना चाहिए सरकार का, आप लोग लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि चिट्ठी बीजेपी के इशारे पर लिखी गई। दिल्ली सरकार को लेकर CIC के उपराज्यपाल को लेटर पर बिफरी आम आदमी पार्टी। केंद्रीय सूचना आयोग ने ये चिट्ठी बीजेपी के इशारे पर लिखी है, ये बेहद दुखद है। केंद्रीय सूचना आयोग जैसी संस्थान भी गंदी राजनीति में शामिल हो गई है। दिल्ली सरकार को इस बात पर गर्व है कि RTI एक्ट को बहुत अच्छे से लागू किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग की ओर से उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इस पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। एक और बड़ी अपडेट ये है कि किसी भी शख्स पर IT एक्ट की धारा 66A के तहत मुकदमा नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बयान दिया है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये बयान देते देते थक चुका है कि IT एक्ट 2000 की धारा 66A में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं दोस्तों जो अपने आप में एक सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन टाइप मामला है, यानी कोई भी उन शब्दों का अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। और यही बड़ा कारण है कि विरोधी लोगों को डिजिटल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में 66A जैसे खतरनाक धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है और पुलिस अपने तरीके से मॉडिफाई करके डेफिनेशन को किसी भी व्यक्ति को बुक कर देती है। यानी अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कुछ लिखे तो पुलिस अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लेती है और कार्रवाई कर देती है। जबकि कानून का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल तब हो पाता है जब कानून के अंदर किसी भी अपराध की डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, लेकिन इस IT एक्ट की 66A धारा में ऐसा नहीं है दोस्तों। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IT एक्ट
एक्ट की धारा 66A के तहत कोई मुकदमा अब दर्ज नहीं होना चाहिए। एक और बड़ी अपडेट की माने तो गहलोत समर्थक नेताओं से मिले जवाब, आगे कदम पर जल्द विचार कर सकती है कांग्रेस पार्टी। अनुशासनात्मक समिति जल्द फैसला ले सकती है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के एक बुजुर्ग नेता है जो झुके हुए हैं और हाथ में उन्होंने डंडा लिया हुआ है चलने के लिए। डंडे के सपोर्ट से वो चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का झंडा अपने कंधे पर ले जा रहे हैं, जिसके बाद लोग इस वीडियो को भी शेयर करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इमॉर्टल है, यानी अमर है। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस को खत्म कर देंगे वो लोग सपना ही देखते रह जाएंगे। जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का साथ में जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।